Hello friends, welcome to PU Sir Physics. Today our topic is combination of the cell. ओके कॉम्बिनेशन हमको स्टडी अभी करना है कि भाई सेल का कॉम्बिनेशन हम कैसे करेंगे, सीरीज में लगा के करेंगे और देना पैरेलल में लगा के हम देखेंगे, ठीक है। ओके बट हमने जो आगे हमने कॉम्बिनेशन के बारे में हमने स्टडी किया था कि भाई कॉम्बिनेशन हमने पहले कैपेसिटर का स्टडी किया था, देना पर हमने रेजिस्टेंस का ए वाले चैप्टर में देखा था। ओके तो हमको एक जो हमारे पास सेल होती है तो सेल के पास भाई एक ईएमएफ होती है, वो आपको मालूम है। ओके तो हमारे पास बहुत सारे एक इसके सेल अवेलेबल है, वो बहुत सारे सेल हम एक ही साथ हमें सीरीज में कनेक्शन कर देंगे तो उसका ईएमएफ क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो सभी आपको अभी मालूम पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपने उसको पैरेलल में लगा दिया है तो ईएमएफ की वजह में कौन सा चेंजेस आएगा, और ईएमएफ की वजह में चेंजेस आएगा तो करंट आपके सर्किट में क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, वो सभी आपको अभी मालूम पड़ने वाला है। बट वो स्टार्ट करने से पहले हम आगे का देख लेते हैं कि भाई फर्स्ट ऑफ हमने कौन कौन से क्वांटिटी हमने डिराइव की। वो क्वांटिटी का इक्वेशन है ना, वो इक्वेशन आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि आप न्यूमेरिकल में वो डायरेक्ट इक्वेशन आप पुट करने वाले हो। अगर आपको ये न्यूमेरिकल में एक इक्वेशन पुट करने के लिए आपको इक्वेशन भी याद रखना जरूरी है, और वो कैसे वो डिराइव होगा वो भी आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि आपकी थियरी भी पूछ सकते हैं वो लोग, ठीक है। तो अब थियरी में आपको एक पूरा आपको एक स्टेप बाय स्टेप उसको बताना पड़ेगा, इसलिए आपको दोनों ख्याल रखना है। तो आपने अभी तक कौन से इक्वेशन देखे ना, उसके बारे में आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करंट का इक्वेशन निकाला था, आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी, देना पे करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू आई अपन ए, देना पे ड्रिप वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू ई upon m into tau is a relaxation of time, then आपके current and drip velocity का relationship I is equals to NEA VD, then आपके current density and drip velocity का relationship J is equals to NEVD। ओके then आपने हमने mobility का equation निकाला था, mobility mu is equals to VD upon E। ओके देन आफ्टर हमने एक हम इसके ओम्स लॉ का इक्वेशन हमने स्टडी किया था, V इज इक्वल टू आई आर एंड आर होता है हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। देन आफ्टर रेजिस्टिविटी कि भाई R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, सो दैट रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, उसका इक्वेशन फाइंड आउट हुआ था। और देन आपने कंडक्टिविटी क्या होती है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी होती है। ओके चलो देन आपने हमने क्या स्टडी किया था, अगर हमारे टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो हमारी जो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी होती है उसमें क्या चेंजेस आते हैं, वो एक मटेरियल पे डिपेंडेंट होती है। अगर आपका मटेरियल को एक मेटल का होता है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। अगर इलेक्ट्रोलाइट, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर वो सभी में क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। और अलॉय एक ऐसा मटेरियल है इसमें कोई चेंजेस नहीं आता, इसलिए आप उसको एक प्रैक्टिकल लैब में यूज़ करेंगे और स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए आप यूज़ करेंगे। देन आफ्टर आपने एक रेजिस्टर का 2 टाइप अपने स्टडी किया था, कार्बन रेजिस्टेंस एंड वायर बाउंड रेजिस्टेंस। तो कार्बन रेजिस्टेंस एक छोटा सा एक स्मॉल रेजिस्टेंस था, उसकी वैल्यू 10 ओम से लेके 10 मिलियन ओम्स तक होती है, और उसका कलर कोडिंग पे आपने स्टडी किया था। देन आफ्टर आपने फाइंड आउट किया था कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन। सीरीज में उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम होती है और पैरेलल में उसकी मिनिमम होती है। और आपको क्या याद रखना है कि भाई पैरेलल कनेक्शन है तो आपका पोटेंशियल इज रिमेन सेम है, और सीरीज कनेक्शन है तो आपका पोटेंशियल इसके डिवाइड होने वाला है। देन आफ्टर आपने एक व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में देखा था कि भाई व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसी सर्किट है कि इसमें आप एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, बट व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन में होना चाहिए। वो देखने के लिए आपका एक इक्वेशन है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, ठीक है। और उसका प्रिंसिपल यूज करके हमने एक मीटर ब्रिज के बारे में स्टडी किया था। मीटर ब्रिज हमारा क्या है कि भाई एक प्रैक्टिकल एक डिवाइस है, इससे हम एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ओके देन अपन हमने किरचॉफ का फर्स्ट रूल्स और सेकंड रूल्स हमने देखा था कि भाई किरचॉफ का फर्स्ट रूल इज अ जंक्शन रूल्स एंड सेकंड रूल्स इज अ लूप रूल्स। जंक्शन रूल में क्या बताया था हमको कि भाई जंक्शन में एट द जंक्शन पॉइंट समेशन ऑफ द करंट इज क्या आएगा, 0 आएगा। देन आफ्टर एक पूरी हम एक लूप कंसीडर करेंगे तो समेशन ऑफ पोटेंशियल हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसा हमने एक सेकंड किरचॉफ का रूल में स्टडी किया हुआ था। ओके देन आफ्टर हमको क्या स्टडी करना था, ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज के बारे में हमको स्टडी करना था कि भाई ईएमएफ हम किसको बोलेंगे, कि भाई एक हमारा इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, उसको कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन करने के लिए हमको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। हमको कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो किसकी वैल्यू होगी, ईएमएफ की वैल्यू होगी। और देन आफ्टर आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज पार्टिकल एक मीन्स का नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल तक आएगा, इसके लिए आपको कितनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, इसके लिए आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, वो क्या एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। टर्मिनल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ का आपने रिलेशनशिप निकाला था, उसका इक्वेशन हमको मिल रहा था V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, और हमारा आर क्या है, एक आर मीन्स का एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। ओके देन हमने ओपन सर्किट कंडीशन के बारे में हमने स्टडी किया कि भाई ओपन सर्किट कंडीशन हम कैसे बनाएंगे।
अगर आपको एक बैटरी का ईएमएफ फाइंड आउट करना है तो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, 0, बट वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपका सेल जो बनता है वो एक इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल में से बनता है। विदाउट इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल आपका सेल का कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, इसलिए आप उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 नहीं कर पाते हो। बट आपको क्या करना है, उसकी करंट की वैल्यू 0 कर देनी है, तब आपका इसके पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा। ओके, तो टुडे हमको देखना है कि भाई हमारे पास बहुत सारे सेल अवेलेबल है, तो बहुत सारे सेल को हमने सीरीज में लगा के हम डिजायर हमारी एक पोटेंशियल की वैल्यू हम बना सकते हैं, देना पर हमारी डिजायर करंट की वैल्यू भी बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बैटरी को हम पैरेलल और सीरीज में कॉम्बिनेशन करके हमको मालूम पड़ेगा कि भाई कब हमारी ईएमएफ की वैल्यू इंक्रीज होगी और कब ईएमएफ की वैल्यू डिक्रीज होगी, कब हमारा करंट का मींस के हमारी सर्किट का करंट इंक्रीज होगा, देना पर कब हमारी सर्किट का करंट डिक्रीज होगा। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो ऐसे आपको मींस के उसका कॉम्बिनेशन करना है। ठीक है, तो हम फर्स्ट हम देखते हैं कि भाई कॉम्बिनेशन ऑफ सेल एक सीरीज और पैरेलल। ओके, तो आपको है ना पहले मैं एनसीईआरटी की जो मेथड है ना इसको मैं बता दूंगा, देन आफ्टर मैंने भी मींस के एक दूसरी भी मेथड है उसको मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो पहले हम क्या देखेंगे भाई, एनसीईआरटी वाली मेथड हम देखेंगे। ओके, तो टुडे आवर टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें 2 टाइप का कॉम्बिनेशन होता है, वो तो आपको अभी मालूम होगा कि भाई सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है। तो हम फर्स्ट किसका देखेंगे, सीरीज कनेक्शन हम देखेंगे, सीरीज कनेक्शन ऑफ सेल। ओके, तो इसमें आपको एक 2 सेल दिया हुआ है, 2 सेल का आपको सीरीज और पैरेलल कनेक्शन आपको देखना है। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पे उसके मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ। देखिए कि भाई ये आपका एक सेल दिया हुआ है, एक सेल के पास क्या होता है कि ईएमएफ भी होता है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। ये दोनों सेल का ईएमएफ की वैल्यू डिफरेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे E1 और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने R1 लिख दिया। और बाद में दूसरा सेल यहाँ पे होगा ऐसे, इसकी ईएमएफ की वैल्यू भी दूसरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे E2 लिख दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया R2। ये आपकी मेथड है ना, वो मेथड आपकी एनसीईआरटी की मेथड है। ठीक है, ओके, आपको इसमें ऐसा दिया हुआ है। तो ए वाला जो टर्मिनल है उसका मैं नाम दे देता हूँ ए टर्मिनल, ये बीच में मैंने नाम दे दिया बी टर्मिनल, देन आफ्टर सी टर्मिनल, ऐसा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे कोई एक करंट की डायरेक्शन आपको बतानी पड़ेगी कि भाई किसका पोटेंशियल ज़्यादा है, ए का पोटेंशियल ज़्यादा है या बी का पोटेंशियल, सी का पोटेंशियल ज़्यादा है, वो आपको बताना पड़ेगा। और आपने ऐसा मान लिया कि भाई सी का पोटेंशियल ए से मैक्सिमम है, तो आपकी करंट की डायरेक्शन कैसे आएगी, आपकी करंट का फ्लो इसके ऐसे होगा। ठीक है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल आपकी करंट का फ्लो होता है। ओके, देन पर हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है कि भाई ये जो हमारा सीरीज कनेक्शन है इसमें हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हमको निकालना है, ए से लेके सी तक का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए टू सी इज इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए टू बी, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए टू बी, देन आपका पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बी टू सी। तो आपको एक अभी आपने इक्वेशन आपने निकाला था कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस और इसके ईएमएफ के रिलेशनशिप का आपने जनरल इक्वेशन क्या निकाला था, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये आपका ई है इंड्यूस ईएमएफ और आर है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, बस ऐसा ही आपको यहाँ पे उसका इक्वेशन आपको पुट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे भाई, VAB के लिए हम उसका इक्वेशन हम निकालेंगे। तो देखिए कि भाई VAB पोटेंशियल ऑफ VAB है, तो उसका पोटेंशियल का इक्वेशन क्या होगा, ई माइनस आई आर होगा। बट यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, E1 माइनस आई R1 हम लिखेंगे। ठीक है, देन आफ्टर हम क्या लिख सकते हैं, देन आफ्टर हम सेकेंड ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई प्लस V2 पोटेंशियल ऑफ B2C। तो पोटेंशियल ऑफ B2C हम पहले क्या लिखेंगे, E2 लिखेंगे, E2 माइनस आई R2 हम लिखेंगे। देखिए सीरीज कनेक्शन है, तो सीरीज कनेक्शन में आपका करंट की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है, करंट आपका सेम ही रहने वाला है। चलाया, ओके, देन आफ्टर हम क्या करेंगे, देखिए E1 और E2 है ना, तो E1 प्लस E2 हम लिख देंगे यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे माइनस और आई को मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो R1 प्लस R2 हो गया। तो ये जो E1 प्लस E2 आया, हम उसको क्या बोल सकते हैं, ई इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। तो ए वाला जो इक्वेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए टू सी इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, ऐसा हमारा इक्वेशन बनता है। तो हम ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 हम लिखेंगे, देन आफ्टर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2 हम लिखेंगे। ठीक है, ओके, तो ए इक्विवेलेंट का आपका इक्वेशन इसका फाइंड आउट हुआ E1 प्लस E2 और आर इक्विवेलेंट का आपका फाइंड आउट हुआ R1 प्लस R2। ओके, तो ऐसे आपका दोनों का इक्विवेलेंट आपको मिल गया। ठीक है,
और ये जो आपका जो इक्विवेलेंट ये जो वाला इक्वेशन है ना, वो इक्वेशन आप एक किरचॉफ का सेकंड रूल्स लगा के भी आप बना सकते हो। बट आपको एनसीईआरटी में ए वाली मेथड दे रही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ए वाली ही मेथड अप्लाई की हुई है। आप किरचॉफ का लूप कैसे लगाएंगे, देखिए मैं यहाँ पे एक साइड में वो वाली मैं मेथड आपको करवा के बताता हूँ, ठीक है। तो किरचॉफ का सेकंड रूल्स में क्या, पोटेंशियल किसका मैक्सिमम होगा, सी का मैक्सिमम होगा, और पोटेंशियल ए का इसका मिनिमम होगा। तो आप कहाँ से कहाँ पे जाएंगे, आपकी कोई एक डायरेक्शन आप चूज कर लीजिए कि भाई हमको जाना है सी बी टू ए। तो पोटेंशियल ऑफ सी का क्या हम लिखेंगे, पोटेंशियल ऑफ बी सी लिखेंगे, ठीक है। तो चलो आपकी डायरेक्शन में क्या आया, नेगेटिव टर्मिनल आया, तो हम क्या कंसिडर कर देंगे, -E2 कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे R2 रेजिस्टेंस है, तो करंट की डायरेक्शन में आपकी डायरेक्शन है, तो आप क्या लिखेंगे, +I/R2 लिखेंगे, ठीक है। देन आप आगे गए और नेगेटिव प्लेट आई, तो आप क्या कंसिडर कर लिया आपने, नेगेटिव। देन आप आपकी डायरेक्शन में आपका करंट जा रहा है, तो आप क्या कंसिडर करेंगे, +I/R1 इसी क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे, वी है। तो किसका पोटेंशियल जो मैक्सिमम है, सी का पोटेंशियल। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है, VC - V हमको कर देना है, उसको हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर ये जो E1 E2 है, E2 IR2 E1 एंड प्लस IR1 उसको हम इक्वल टू की पहली साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 एंड देन आफ्टर प्लस I, मैंने इसमें इन दोनों में से मैंने I को कॉमन ले लिया, तो I आ गया, और ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे -I/R1 + R2, तो ये वाला इक्वेशन आपको मिल गया। और पोटेंशियल VC - VA को हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस AC हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे किरचॉफ का सेकंड रूल्स भी लगा सकते हो, किरचॉफ का सेकंड रूल्स SLL KSL का मीनिंग क्या होता है, किरचॉफ सेकंड रूल्स, ठीक है। ओके, तो आप उसका लो भी आप लगा सकते हो, और ऐसे भी आप लगा सकते हो कि भाई इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स का ये आपका इक्वेशन जनरल आपने फाइंड आउट किया था इन UCMM के और पोटेंशियल के रिलेशनशिप में। ओके, तो यहाँ पे आप दूसरा भी देखिए कि ये जो यहाँ पे E1 + C2 क्यों आया है, क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट है और ये है पॉजिटिव प्लेट। तो ये दोनों कैसी कंडीशन में हो गए, हेल्पिंग कंडीशन में। अगर आपको कोई ऐसी सर्किट दे रखी है, देखिए कि भाई ये आपका ए टर्मिनल है और ये नेगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट है, और यहाँ पे भी एक दूसरी पॉजिटिव प्लेट है, ऐसा E1 R1 E2 R2 आपको कोई ऐसा सर्किट दे रखा है। तो ये दोनों देखिए पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है, ठीक है। तो एक कंडीशन हम किस लिए हम यूज़ करेंगे, अपोजिंग कंडीशन के लिए हम यूज़ करेंगे। तो अपोजिंग कंडीशन में आपका E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा E1 - E2। तो आपको मालूम पड़ा कि भाई कब आपका EMF की वैल्यू मैक्सिमम होगी, जब हेल्पिंग कंडीशन हो तब आपकी EMF की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है। हेल्पिंग कंडीशन पे आपकी EMF की वैल्यू मैक्सिमम, दिस इज अ हेल्पिंग कंडीशन। एंड देन आफ्टर दिस इज अ अपोजिंग कंडीशन। तो अपोजिंग कंडीशन में EMF क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि आपको E1 - E2 करना है ना, इसलिए आपका EMF डिक्रीज हो जाएगा, क्या रहा। और यहाँ पे आपका EMF जो बैटरी आपकी E1 है, तो E1 का मीन्स का आपकी बैटरी फर्स्ट वाली है, उसका EMF आपका ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो उसका आप डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, तो उसका डिफरेंस आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ओके, तो ये आपका हो गया सीरीज कनेक्शन ऑफ सेल। ओके, तो नेक्स्ट आपको देखना है पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल, आपको देखना है सेकेंड। तो इसमें भी आपको दो सेल ही कंसिडर करना है, बट उसको आपको पैरेलल में लगाना है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे उसको पैरेलल में लगा देता हूँ। ये आपका है E1, दिस इज R1, मतलब इसके उसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ये है आपका E2 और ये है आपका R2, और यहाँ का ए टर्मिनल, दिस इज अ सी टर्मिनल। ओके, देन आफ्टर मैं यहाँ पे B1 लिख देता हूँ और यहाँ पे B2 में लिख देता हूँ। तो आपकी करंट की फ्लो कैसे हो रही है, मीन्स का आपका सी का पोटेंशियल मैक्सिमम है, इसलिए आपका करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है, ऐसे, और यहाँ से भी ऐसे। ओके, देखिए कि भाई यहाँ पे करंट आपका जा रहा है I1, तो ये आपका E1 सेल है, इसमें से करंट ये देखिए पैरेलल कनेक्शन है, तो आपका करंट डिवाइड होगा ना। तो E1 वाली सेल में से करंट जा रहा है सपोज के I1, और E2 वाली सेल में से करंट जा रही है I2।
तो ये जो आपका मिसके मैंने आपको क्या बताया था, जब आप किरचॉफ का सेकंड रूल यूज़ करेंगे तब आपको फर्स्ट वाला लूप भी आपको यूज़ करना पड़ेगा करंट को डिवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये जंक्शन पॉइंट हमारा B1 है, तो यहाँ पे आपका करंट डिवाइड हो रहा है। तो करंट डिवाइड हो रहा है तो हम कौन सा रूल्स लगाएंगे कि भाई एट दी जंक्शन पॉइंट समेशन ऑफ I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, हम 0 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे I जितनी करंट मीन्स के एग्जिट हो रही है और I1 और I2 करंट आपकी एंटर हो रही है। तो आपका जंक्शन रूल्स आपका क्या कहता है, I इज इक्वल टू टोटल I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, हम I1 प्लस I2 लिखेंगे, ओके। और I1 और I2 की करंट आपको निकालनी है, ओके। तो हम I1 और I2 की करंट हम कैसे निकालेंगे, देखिए कि हम ए वाली जो सेल है ना, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल देंगे, ख्याल आया, इन दोनों का हम पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल देंगे। तो ओके, तो इन दोनों के बीच का हम पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर का हम यूज़ करके लिख सकते हैं। तो V इज इक्वल टू ई, तो ई के बदले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे E1, ओके, E1 माइनस आई R1, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे I1 भी लिखना पड़ेगा, क्यों I1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे I1 और I2 दोनों करंट आपका मीन्स के डिफरेंट है, ओके। तो ए वाली पोजीशन में आप I1 को सब्जेक्टिव बना लीजिए। तो I1 को आपको सब्जेक्टिव बनाना चाहिए, तो ये वाली टर्म आप यहाँ पे ले आएंगे। I1 R1 इज इक्वल टू E1 माइनस वी, और देन आफ्टर I1 इज इक्वल टू आपका इक्वेशन क्या निकलेगा, E1 माइनस वी अपॉन R1 निकलेगा। और वैसे ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस आपने ये E1 के सेल के लिए लगाया था, ठीक है। देन आपने पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ E2 सेल के लिए, तो उसका इक्वेशन क्या निकलेगा, V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2 निकलेगा, ठीक है। तो ये I2 R2 का आप यहाँ पे ले आएंगे। तो I2 R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 माइनस वी, देन आप I2 को सब्जेक्टिव बना दीजिए, तो E2 माइनस वी अपॉन R2। तो देखिए इसमें से आपने I1 को फाइंड आउट कर लिया और I2 को फाइंड आउट कर लिया। तो इन दोनों की वैल्यू आपको ए वाली इक्वेशन में आपको पुट करनी है। ए इक्वेशन का मैं नाम दे देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ओके। ओके, हमारा मेन इक्वेशन क्या था, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 था। मैं यहाँ पे वापस I1 और I2 की मैं वैल्यू लिख देता हूँ। I1 की वैल्यू आ रही थी हमारी E1 माइनस वी अपॉन R1, और I2 की वैल्यू हमको मिल रही थी E2 माइनस वी अपॉन R2 मिल रही थी। इन दोनों की वैल्यू आपको ये वाली इक्वेशन में आपको रख देनी है। तो यहाँ पे देखिए E1 माइनस वी अपॉन R1 प्लस E2 माइनस वी अपॉन R2, आपको यहाँ पे R1 को सेपरेट दे देना है। तो E1 अपॉन R1 माइनस वी अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस वी अपॉन R2 फाइंड आउट होगा, ठीक है, ओके। देखिए मैं EMF वालों को मैं एक साथ में लिखूंगा। तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 फाइंड आउट हुआ। यहाँ पे करंट आपकी I मिल सकती है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, देखिए माइनस को मैंने कॉमन ले लिया और V को मैंने माइनस को दोनों के माइनस को मैंने यहाँ पे लिख दिया और माइनस और V मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 हो जाएगा, ठीक है, ओके। देन पर आपको क्या सब्जेक्टिव बनाना है, V को सब्जेक्टिव बनाना है, ठीक है। तो V को सब्जेक्टिव बनाने के लिए ये पूरी की पूरी टर्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये माइनस वाली है तो इस साइड आ जाएगी तो प्लस हो जाएगी। तो देखिए V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस I आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम एलसीएम कंसिडर कर सकते हैं और यहाँ पे भी हम एलसीएम कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपका एलसीएम क्या होगा, R1 R2, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2 लिखेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा E1 R2 प्लस E2 R1, और यहाँ पे भी क्या आएगा R1 इंटू R2 आएगा और माइनस I। देन आफ्टर V को आपको सब्जेक्टिव बनाना है ना, तो ये पूरी टर्म को आपको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, बट इन्वर्स करके, ठीक है, क्योंकि ये जो डिवाइड वाला है वो सामने की साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई वाला है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो V इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे E1 R1 प्लस E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 इंटू R2, तो उसका इन्वर्स R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 लिखेंगे, और यहाँ पे माइनस I उसका आपको इन्वर्स करके लिखना है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है कि भाई R1 R2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, और यहाँ पे माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये जो आपका पोटेंशियल का इक्वेशन मिला, इसको आपको कंपैरिजन करनी है किसके साथ, कि भाई V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट आपको क्या मिलेगा,
ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आपको मिला E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2 मिला, ठीक है। और आर इक्विवेलेंट आपको क्या मिलेगा, आर इक्विवेलेंट आपको मिलेगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 मिलेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आप देखें कि भाई ये आपका पैरेलल कनेक्शन का इक्वेशन हुआ ना। जब आप पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस का इक्वेशन आप निकालते हो तो आपका इक्वेशन क्या आता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अगर आपको दो ही रेजिस्टेंस दे रखा है तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई अपॉन एडिशन। तो ये आपका किसका इक्वेशन है, पैरेलल कनेक्शन का इक्वेशन है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो ये आपका इक्वेशन हो गया। देन आफ्टर हम मिस्टेक उसका जनरल इक्वेशन आप बनाना चाहते हैं कि पे आपको ई इक्विवेलेंट, तो हम इज इक्वल टू क्या बना सकते हैं, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, E1/R1 प्लस E2/R2 हमको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दो ही सेल आपका था, इसलिए आपका ऐसा इक्वेशन मिला। अगर आपका ऐसा E1, E2 और E3 ऐसा आपका पास मिसके एन सेल अवेलेबल हो तब आपका मिसके कौन सा इक्वेशन निकलेगा। देखिए कि भाई आपके पास एन सेल है, अगर एन सेल है तो आर इक्विवेलेंट का इक्वेशन क्या निकलेगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आप लिखेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डैश 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 1/Rn आप लिखेंगे, ठीक है। और देन आफ्टर आपका ए वाला इक्वेशन आपका क्या बनने वाला है, देखिए एन सेल के लिए ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, E1/R1 प्लस E2/R2 डैश 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 EN/Rn। तो ये आपका जनरल इक्वेशन फाइंड आउट हो गया। ख्याल आया आपको ए वाला इक्वेशन कैसे निकला आपका, कि भाई यहाँ पे आपको आर इक्विवेलेंट है, तो आर इक्विवेलेंट है और यहाँ पे आर मीन्स के ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट को आपको डिवाइड करना है ना। तो आप डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे इंटू R1 इंटू R2 हो जाएगा और R1 प्लस R2 ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और आपने ऐसा फाइंड आउट किया तो आपको क्या मिला, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1/R1 प्लस E2/R2। देखिए मैं ये स्टेप वाली स्टेप है ना, मैं यहाँ पे करके मैं आपको बताता हूँ। ये ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो ई इक्विवेलेंट का इक्वेशन बोलिए E1/R1 प्लस E2/R1 देन आफ्टर R1 प्लस R2। तो आर इक्विवेलेंट का इक्वेशन बोलिए R1 इंटू R2 अपॉन क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे क्या बचेगा, E1/R2 प्लस E2/R1 अपॉन R1 इंटू R2। तो इसको आप सेपरेट दे दीजिए, तो सब सेपरेट दे दीजिए तो R2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, E1/R1 बचेगा। देन आपको E2/R1 इंटू R2, तब आपका क्या बचने वाला है, E2/R2 बचने वाला है, ठीक है। तो आपका इक्वेशन ऐसे फाइंड आउट हो गया। ओके, तो ऐसा आपको एन सेल दे रखा है तो आपका इक्वेशन क्या आएगा, इसके ऐसे आपका फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपके प्रोसेस फाइंड आउट हुई, ये प्रोसेस आपकी कौन सी थी, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक किरचॉफ का फर्स्ट रूल लगा के I=I1 प्लस I2 आपने फाइंड आउट किया। देन आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आपने पोटेंशियल का इक्वेशन लगाया और इसमें से आपने I1 की वैल्यू निकाली और I2 की वैल्यू निकाली दोनों सेल के लिए, ठीक है। और दोनों सेल की वैल्यू आप ए वाली इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए और इसमें आप R1 को सेपरेट कर दीजिए, तो E1/R1 माइनस V/R1 प्लस E2/R2 माइनस V/R2 आपको मिलेगा। और इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो E1/R1 प्लस E2/R2 माइनस V/R1 प्लस 1/R2 आपको मिलेगा, ठीक है। ओके, माइनस है इसलिए आप इस साइड ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा और आई को आप इस साइड ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो V 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू E1/R1 प्लस E2/R2 माइनस I। देन आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया R1 इंटू R2, R1 प्लस R2। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया और हमारा इक्वेशन माइनस I ऐसा आपका आ गया। देन मैंने क्या किया कि भाई हमको ओनली फॉर पोटेंशियल निकालनी है, क्योंकि हमारा इक्वेशन क्या था, बेसिक V इज इक्वल टू E माइनस I ऐसा मुझे लाना है, ठीक है। तो ये पूरी टर्म को मैं इस साइड ले जाऊंगा तो उसका इन्वर्स होकर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इन्वर्स करके मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो ऐसा हमारा सेंटेंस मिला। ओके, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ई इक्विवेलेंट और आई इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ई इक्विवेलेंट हमको ए फाइंड आउट हुआ और आर इक्विवेलेंट हमको ए फाइंड आउट हुआ। देन हमने ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट का हमने इक्वेशन निकाला ऐसे, तो उसका इक्वेशन हमको ए फाइंड आउट हो गया। अगर आपके पास एन सेल है तो आपका रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, आपको 1/Rn मिलेगा, ठीक है। और ऐसे आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ओके, हमने जो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल हमने स्टडी किए, तो ये दोनों सेल हमारे डिफरेंट EMF के थे, ठीक है। तो हमको अभी ये स्टडी करना है कि भाई आपके पास एन सेल अवेलेबल है और सभी सेल की वैल्यू सेम है, ठीक है। अगर हम इसको सीरीज में कनेक्शन करेंगे तो क्या होगा,
अगर हम पैरेलल में कनेक्शन करेंगे तो क्या होगा, देन आफ्टर हम उसके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर भी लगाएंगे। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर मीन्स के हमारा लोड होगा, ठीक है। वो लोड की वैल्यू इंटरनल मीन्स के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो अब क्या होगा, आपकी सर्किट में करंट कौन सा आएगा, वो आपको एक प्रैक्टिकली, मैं जो अभी जो स्टडी करवाने वाला हूँ ना, कोई एक एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, बट अगर आपको इसमें आपको मालूम पड़ेगा तो आप अच्छे से आप न्यूमेरिकल को स्टडी कर पाएंगे, और सभी आप न्यूमेरिकल आप इजी से आप मीन्स के उसका सोल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ, ठीक है। ये प्रैक्टिकल नॉलेज होना आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई कब आपकी सर्किट में करंट मैक्सिमम होगा, कब आपकी सर्किट में करंट मिनिमम होगा, कब आपकी सर्किट में ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है। ओके, तो हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे भाई एक सीरीज कनेक्शन से। सीरीज कनेक्शन, तो हमारे पास एन जितना सेल है और सभी की ईएमएफ की वैल्यू कौन सी है, सेम है। तो मैंने यहाँ पे एसी सर्किट बना दिया। देखिए ए ही आपका सेल का मीन्स के सिंबल होता था, अभी तक गुजरात बोर्ड में ऐसा ही सिंबल होता, बट एनसीईआरटी में आपका मीन्स के ये रेजिस्टेंस आप नहीं बताते हो, ठीक है। ओके, और दूसरा सेल आपने यहाँ पे ऐसे लगा दिया, देन आफ्टर आपने तीसरा सेल ऐसे यहाँ पे आपने लगा दिया, और यहाँ पे भी आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, और ऐसे यहाँ पे आपने एन सेल लगा दिया, और ये वाली सर्किट में आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लोड भी आपने लगा दिया। दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लोड आर, और ये सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू आर अवेलेबल है, ठीक है। उसका भी ईएमएफ ई है, उसका भी ईएमएफ ई है, और उसका भी ईएमएफ ई है, बट ये एन सेल है, ठीक है। आप सीरीज में लगा के गए और आपने एन सेल सीरीज में आपने लगा दिया। ओके, ये हमारी पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट, ये हमारी पॉजिटिव नेगेटिव, ये है हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव। एक कौन से कंडीशन में है, हेल्पिंग कंडीशन में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई ये हमारी जो सर्किट है ना, तो ये सर्किट में करंट कितना पास आउट होगा, वो टोटल करंट आपको निकालनी है, ठीक है। तो टोटल करंट निकालने के लिए करंट का इक्वेशन ओम्स लॉ के मीन्स के फॉलो करेंगे, तो क्या हमारा आएगा, V इज इक्वल टू आई आर, सो दैट I इज इक्वल टू V अपॉन आर, ठीक है। तो आपको टोटल पहले क्या निकालना पड़ेगा, ईएमएफ निकालना पड़ेगा, देन आफ्टर आपको टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो पहले मैं क्या निकालता, तो उसका नेट ईएमएफ, नेट ईएमएफ कितना आएगा। देखिए एक सेल का ई है, दूसरा सेल का ई है, तीसरा सेल का भी ई है, ऐसा आपने कितना सेल लगाया है, एन सेल। तो आपका नेट ईएमएफ कौन सा फाइंड आउट होगा, एन ई आपका फाइंड आउट होगा नेट ईएमएफ, क्योंकि सभी ईएमएफ कौन सी कंडीशन में है, हेल्पिंग कंडीशन में है, और हेल्पिंग कंडीशन में आप क्या करते हो, एडिशन करते हो, ठीक है। तो सभी सेल का आपने मीन्स के ईएमएफ ई है, और ऐसा आपने एन सेल लगाया है, तो उसका नेट ईएमएफ आपको एन ई मिलने वाला है। तेना पर हमको क्या फाइंड आउट करना है, टोटल रेजिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। ओके, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस देखिए कि भाई आपके पास एन सेल है और एन सेल के पास इंटरनल रेजिस्टेंस आर होती है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई, एन आर हो गई, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा आर है, तो एन आर प्लस कैपिटल आर हो गया, क्या आया। ओके, तो ये हमको मिल गया टोटल रेजिस्टेंस, और ये हमको मिल गया टोटल ईएमएफ। देना पर हम क्या करेंगे, एक हमारा जो करंट का इक्वेशन है इसमें हम पुट कर देंगे बाय टोटल करंट इन सर्किट, टोटल करंट आई इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, एन ई अपॉन एन आर प्लस आर लिखेंगे। तो ये आपका जो इक्वेशन मिला, ये आपका टोटल करंट आपका फाइंड आउट हुआ, ख्याल आया आपको। ओके, देना पर हम क्या देखिए कि भाई ये हमारा, अगर हमारे पास एक ही सेल है तो हमको करंट क्या फाइंड आउट होगा, अगर हमारे पास एक ही सेल है फॉर सिंगल सेल करंट इज, तो फॉर सिंगल सेल के करंट आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे एन है, तो एन इज इक्वल टू आप क्या लिखने वाले हो, 1। तो आपकी करंट क्या आपको मिलने वाली है, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर आपको मिलेगी, ठीक है। ओके, देन आफ्टर आपको केस स्टडी करना है, कि आपका फर्स्ट केस है, केस नंबर 1, कि अगर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आर इज़ ग्रेटर देन आर। ऐसा आपको एक पहले केस आपको स्टडी करना है कि भाई आपने कोई हेवी मीन्स के आपके पास कोई हेवी डिवाइस अवेलेबल है, लाइक दिस आपके पास कोई रेफ्रिजरेटर अवेलेबल है, या आपके कोई एक मीन्स के एसी अवेलेबल है, उसको हम क्या बोल सकते हैं कि हेवी रेजिस्टेंस बोल सकते हैं।
तो आपको AC में इसके बैटरी से चलानी है, तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे N बैटरी को आपने सीरीज में लगा दिया, तो उसका EMF भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और उसकी करंट भी की वैल्यू भी आपकी ज़्यादा हो जाएगी। और ऐसा आपका केस में इसके जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, एक मैक्सिमम होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस की कंपैरिजन में मैक्सिमम होता है। ठीक है, ओके। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई पहले हम फाइंड आउट करते हैं करंट ड्यू टू दी वन सेल, करंट ड्यू टू वन सेल। अगर आपने वन सेल लगाया है तो इसमें से कितनी करंट पास आउट होगी, ये वाली केस में। तो यहाँ पे देखिए I इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं कि भाई R इज ग्रेटर देन R है ना, तो ये अपन हम R ही लिख देंगे, चला है, क्योंकि R की वैल्यू हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। और आपकी पूरी सर्किट में कौन सा करंट फाइंड आउट होगा, देखिए करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन में, करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन में I इज इक्वल टू हम क्या लिखने वाले हैं, देखिए यहाँ पे आपका ए वाला इक्वेशन है, तो N ही तो आएगा, बट NR क्या होने वाला है, कैंसल, तो N ही अपॉन R हो गया, क्या आया। तो आपका करंट क्या हुआ, देखिए कि भाई ए वाला केस में आपका करंट मीन्स के पहले आपका एक मीन्स के सिंगल सेल था, तो आपका करंट क्या था, E अपॉन R ही था। देन पर आपने N सेल लगा दिया तो आपका करंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया ना, क्या रहा है। अगर आपके पास कोई ऐसी एप्लीकेशन है कि भाई आपका करंट की वैल्यू आपको ज़्यादा करनी है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लोड आपका इंटरनल रेजिस्टेंस से ज़्यादा है, आपका R इज लार्ज है और आपको करंट ज़्यादा करना है, तो आप सेल कैसे कनेक्शन करेंगे, सीरीज में कनेक्शन करेंगे, चलाया। तो ऐसे आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज आपका फाइंड आउट हुआ कि भाई आपके पास कोई एक इसका ऐसा डिवाइस है, इसमें करंट की वैल्यू आपको ज़्यादा करनी है, तो आपको सेल को क्या करना पड़ेगा, सीरीज में लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब जितना सेल यहाँ पे सीरीज में लगाएंगे इतना आपका करंट इसका यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, आपका रिजल्ट क्या फाइंड आउट हुआ, करंट इज इंक्रीज, क्योंकि पहले हमने एक सेल लगाया था तो करंट इतना ही था, तेरह पर हमने N सेल सीरीज में लगा दिया तो हमारा करंट इतना हो गया। तेरह पर केस नंबर 2 हम स्टडी करते हैं। अगर हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की कंपैरिजन में हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, R इज ग्रेटर देन हम R वाला केस स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके। तो उसमें भी हम करंट फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू दी वन सेल, करंट ड्यू टू वन सेल। ओके, तो करंट ड्यू टू वन सेल का इक्वेशन ए वाला है। ओके, तो इसमें हम क्या पुट करेंगे कि भाई R ही रहने देंगे, स्मॉल r, तो E अपन हमारा इक्वेशन होगा R। ओके, तो I इज इक्वल टू E अपॉन R फाइंड आउट हो गया। देन आफ्टर करंट इन सीरीज का हम फाइंड आउट करेंगे, तो करंट ऑफ सीरीज I इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ए वाला इक्वेशन में हम R को मीन्स के कैपिटल R को हम निगलेक्ट कर देंगे, तो N E अपॉन क्या हो जाएगा, एन R। तो देखिए N तो कैंसिल हो गया, तो E अपॉन R ही हुआ। देखिए आप देख सकते हैं कि भाई करंट आपका सिंगल सेल का था तो भी E अपॉन R का था, और करंट आपने इसके सीरीज में लगा दिया तो भी आपका E अपॉन R ही है। तो यहाँ पे करंट में कोई चेंजेस आया नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे करंट में कोई चेंजेस नहीं आया, तो करंट इज रिमेन कॉन्स्टेंट। तो ए वाले केस में आपकी करंट की वैल्यू चेंजेस नहीं आएगी, बट ये जो आपका केस नंबर 1 है इसमें आपका करंट क्या हो गया, देखिए इंक्रीज हो गया, क्योंकि आप यहाँ पे N मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे N मल्टीप्लाई नहीं है, तो ये आपका हो गया सीरीज कनेक्शन। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिकली आपको मालूम पड़ा कि जब आप N सेल को इसके सीरीज में लगाएंगे तब उसका नेट EMF इंक्रीज हो जाता है, और अगर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लोड की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से ज़्यादा है तब आपकी करंट की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाती है। चलाया, ओके। देन पर हम देखेंगे कॉम्बिनेशन इन पैरेलल। नेक्स्ट हमको देखना है पैरेलल कनेक्शन का प्रैक्टिकल नॉलेज हमको लेना है। ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पे हमने ऐसा एक हमारे पास सेल था और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसा था, देन पे दूसरा सेल हमने ऐसे यहाँ पे पैरेलल में लगा दिए, और ऐसे ऐसे हमने लगाते गए और लास्ट में हमारा N सेल अपने ऐसे पैरेलल में लगा दिए। और यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R है, ये सभी का रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस R अवेलेबल है, और EMF की वैल्यू E और E अवेलेबल है। सभी का इंड्यूस EMF आपका क्या है, हम इसका इंड्यूस EMF तो हम नहीं बोल सकते, बट उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम बोल सकते हैं EMF। तो सभी का EMF की वैल्यू भी सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है R। तो ऐसा आपके पास N सेल अवेलेबल थे, हम यहाँ पे लिख देते N सेल। तो N सेल को आपने पैरेलल में लगा दिए, पहले आपने सीरीज में लगाए थे। ठीक है, ए और बी में नाम दे देता हूँ। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या फाइंड आउट करना है, जैसे आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, क्या फाइंड आउट किया था, नेट EMF। तो हमको यहाँ पे भी क्या फाइंड आउट करना है, नेट EMF। तो यहाँ पे देखिए नेट EMF
मीन्स के यहाँ पे कितना फाइंड आउट हुआ ई, और यहाँ पे भी कितना फाइंड आउट हुआ ई, तो यहाँ पे भी कितना फाइंड आउट हुआ ई, तो आपका टोटल ईएमएफ कितना फाइंड आउट होगा ई फाइंड आउट होगा। आपका टोटल ईएमएफ में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे क्या था कि भाई सीरीज में आपने लगाया था, तो सीरीज में आपका पोटेंशियल क्या होता है, डिवाइड होता है, इसलिए आपका ईएमएफ इंक्रीज मीन्स के ऐड होके गया और लास्ट में इंक्रीज हो गया था। बट ये वाले केस में आपका क्या आता है, नेट ईएमएफ आपका सेम ही रहने वाला है, नेट ईएमएफ आपका ई होने वाला है। ठीक है, तो ईएमएफ में कोई चेंजेस नहीं आया, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नो चेंजेस। क्यों चेंजेस नहीं आया, आपको मालूम पड़ा कि क्योंकि आपने पैरेलल कनेक्शन लगाया हुआ है, पैरेलल कनेक्शन में सभी ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, इसलिए नेट ईएमएफ मींस के आपका ई रहने वाला है। अगर आपके पास कोई ऐसी एप्लीकेशन है तो आपका कोई ईएमएफ की वैल्यू आपको इंक्रीज नहीं करनी है। ठीक है, तो आपके पास एन सेल अवेलेबल है, तो आप मींस के किस में कन्वर्ट करेंगे, एक पैरेलल में कनेक्शन आप करवा देंगे। अगर आपको ईएमएफ की वैल्यू ज़्यादा करनी है तो आप मींस के सीरीज में कनेक्शन करवाएंगे। ठीक है, आपको ऐसे मालूम पड़ा। ओके, तेना पर हमको क्या फाइंड आउट करना है, टोटल रेजिस्टेंस हमको निकालना है। तो देखिए ये आर 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 अपने पैरेलल में लगाया हुआ है, तो पैरेलल का कॉम्बिनेशन आपको क्या फाइंड आउट होता है, टोटल, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल रेजिस्टेंस आर अपॉन एन होगा, क्योंकि आर आर आपने इसके पैरेलल में लगाए हैं और सभी का रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है। तेना पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर उसके साथ अपने सीरीज में लगाए हैं, तो मैं यहाँ पे प्लस आर लिख दूंगा, और यहाँ का मैंने एलसीएम ले लिया, तो आपका इक्वेशन मिला आर प्लस आर एन अपॉन एन मिला। ठीक है, देन आफ्टर आपको क्या फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करना है। तो करंट की फॉर्मूला क्या आएगी, करंट आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ, तो टोटल ईएमएफ आपका ई आया, देन आफ्टर आर प्लस आर एन अपॉन एन, तो एन आपका कहाँ पे चला जाएगा, इक्वेशन में इसके मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो ई एन अपॉन आर प्लस आर एन, आपका ऐसे टोटल करंट आपको फाइंड आउट हुआ। देन आफ्टर आपको करंट फाइंड आउट करना है फॉर सिंगल सेल के लिए, तो फॉर सिंगल सेल आई इज इक्वल टू आपका इक्वेशन क्या निकलता था, ई अपॉन आर प्लस आर निकलता था। ठीक है, देन आफ्टर आपको केस स्टडी करना है, केस नंबर 1 ऐसा ही केस कि भाई आर इज ग्रेटर देन आर, मीन्स कि आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लोड है वो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस से ज़्यादा है, आर इज ग्रेटर देन आर। ठीक है, तो ये वाले केस का आप पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, सिंगल सेल के लिए आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सिंगल सेल के लिए आई इज इक्वल टू सिंगल, तो मैं यहाँ पे आई एस लिख देता हूँ सिंगल सेल के लिए। तो आई एस इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, पे आर की वैल्यू मींस के स्मॉल आर की वैल्यू आप निकलेट कर दीजिए, तो ई अपन क्या आ जाएगा, कैपिटल आर। देन आप पैरेलल कॉम्बिनेशन का आईपी में फाइंड आउट करूँगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसलिए मैंने यहाँ पे आईपी लिख दिया, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपका आईपी ए फाइंड आउट होगा। ओके, तो ई एन अपन आप क्या लिखेंगे, आपको आर को निकलेट करना है ना, तो आर एन लिख दीजिए, और एन एन कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एन एन कैंसिल आउट हो गए, तो ई अपॉन आर, तो ए वाली केस में करंट का कोई चेंजेस नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट वाली केस में आपका करंट का क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। ठीक है, अगर आपको एक सीरीज, आपको एक मीन्स का कोई आपका एक्सटर्नल लोड है, वो एक्सटर्नल लोड इंटरनल रेजिस्टेंस से ज़्यादा है, ठीक है, और आपके करंट की वैल्यू आपको ज़्यादा करनी है, तो आप मीन्स के कॉम्बिनेशन आप कैसे करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे, तो आपको करंट मैक्सिमम मिलेगा। अगर आपको कॉम्बिनेशन में कोई करंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं करनी है, आपके जो लास्ट में आपकी जो सर्किट में कोई करंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं करनी है, तो आप क्या करेंगे, उसको पैरेलल में लगा दीजिए, तो उसके करंट की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्या आया, एक केस नंबर 1 था, और सेकंड देखिए केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में फोर्स हम क्या कंसीडर करेंगे, आर इज ग्रेटर देन आर हम कंसीडर करेंगे। क्या भाई हमारा जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो फोर सिंगल सेल के लिए देखिए ये वाला हमारा इक्वेशन है, तो ई अपॉन हम स्मॉल आर मीन्स का कैपिटल आर को हम निगलेक्ट कर देंगे, ई अपॉन आर कर देंगे। ठीक है, ओके, देन आफ्टर हम क्या करेंगे भाई, ये आई पी हम निकालेंगे। तो आई पी का इक्वेशन देखिए यहाँ पे ई एन, और ये हमारा मीन्स का स्मॉल आर, हमारी आर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। ठीक है, तो आपको आई पी क्या फाइंड आउट हुआ, एन ई अपॉन आर। तो यहाँ पे आपका करंट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है, ये वाले केस में आपका करंट इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो देखिए मैं आपको दोनों केस के बारे में मैं वापिस आपको बता देता हूँ कि पहले आपके पास एन सेल अवेलेबल थे, ओके, तो आपके पास जो एन सेल अवेलेबल थे तो उसको आपने एक सीरीज़ में लगा दिए। ठीक है, तो सीरीज़ में लगाए तो आपने देखा कि भाई टोटल उसका ईएमएफ इंक्रीज हो रहा है, और आपकी एक सर्किट में आपका टोटल ईएमएफ आपको इंक्रीज करना है, तो अब आप सेल किस में लगाएंगे, सीरीज़ में लगाएंगे। इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कि आपका एप्लीकेशन आप कैसे आप यूज़ करेंगे।
आपकी एक एप्लीकेशन में टोटल ईएमएफ की वैल्यू आपको इंक्रीज करना है तो सभी सेल आप कैसे लगाएंगे, सीरीज में लगा देंगे, तो भी आपको नेट ईएमएफ मींस के सेम मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। देन आफ्टर आपकी कोई ऐसी एप्लीकेशन है कि भाई इसमें आपको करंट की वैल्यू ज़्यादा करनी है और एक्सटर्नल रजिस्टर लोड की वैल्यू ज़्यादा है, तो आप कौन सा केस स्टडी करेंगे, भाई केस नंबर 1 नंबर आपका हो गया, तो आप कैसे मीन्स के सभी आपकी जो बैटरी है उसमें आपको सीरीज में लगा दिया, ठीक है, तो सीरीज में लगाया इसलिए उसकी करंट की वैल्यू क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, चला है आपको। और अगर आपको कोई ईएमएफ में कोई चेंजेस नहीं करना है तो आप क्या कैसे कनेक्शन करेंगे, पैरेलल कनेक्शन करेंगे, तो पैरेलल कनेक्शन में आपका नेट ईएमएफ क्या आ गया भाई, ई जितना ही आ गया, चला है आपको। सपोज कि आप मान लीजिए कि भाई आपके पास एक ईएमएफ अवेलेबल है 2 वोल्ट, एसी आपके पास 5 बैटरी अवेलेबल है और आपको ईएमएफ करना है कि भाई 10 वोल्ट, तो आप कैसे कनेक्शन करेंगे, सीरीज कनेक्शन करेंगे, तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा, ख्याल आया, तो उसकी मीन्स के ईएमएफ की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। बट आपकी कोई ऐसी एप्लीकेशन है कि भाई इसमें आपको 2 वोल्ट ही पोटेंशियल चाहिए, ठीक है, तो 2 वोल्ट ही पोटेंशियल चाहिए, तो आप क्या करेंगे, उसको पैरेलल में लगा देंगे। तो पैरेलल में लगाने से क्या होगा कि भाई पैरेलल में लगाने से उसका केस नंबर 2 देखिए कि भाई अगर बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उसके भी कम है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस से भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम है, तो अब आपको करंट की वैल्यू ज़्यादा करनी है, तो आपको कैसे लगाना पड़ेगा, पैरेलल में लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो IP को आपको क्या फाइंड आउट हुआ, NE/R फाइंड आउट हो गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो गई, ठीक है, ओके। देन आपको मिक्स कॉम्बिनेशन देखना है कि भाई आपको सीरीज में भी लगाया हुआ होगा और पैरेलल कनेक्शन में भी किया हुआ होगा और सभी ईएमएफ की वैल्यू, सभी सेल का ईएमएफ की वैल्यू सभी सेम है, ठीक है, ओके। सभी ईएमएफ की वैल्यू आपको ई दे रखी है और ऐसा आपने एन रेजिस्टेंस आपने सीरीज में लगा दिया है और ऐसे आपने एम रो बना दिया है, ऐसा आपको यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना है। कि देखिए मैं आपको यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बताता हूँ कि भाई एक सेल और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, देन आपने उसके साथ अपने सीरीज में ऐसे लगा दिया, ऐसा आपने एन सेल लगा दिया, तो ऐसे आपकी दूसरी रो हुई, और ऐसे आपने बहुत सारी रो आपने बना लिया ऐसे, जैसे आपने कितनी रो बना लिया, एम रो, और ऐसा आपका सेल कितना है, एन सेल अवेलेबल है, और आपने यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लोड यहाँ पे आपने आर ऐसे लगा दिया। ये टर्मिनल को मैं ए नाम दे देता हूँ, ए को मैं बी का नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये आपका एक मिस के आर एक लोड रेजिस्टेंस अवेलेबल है। देखिए भाई एक आपकी जो रो है इसमें आपने एन सेल ऐसे सीरीज में लगाया है, दूसरी रो में भी आपने कैसे सीरीज में सेल लगाया है, ठीक है, ओके। तो इसको क्या बोल सकते हैं भाई, मिस कॉम्बिनेशन। ये आप देख सकते हो कि भाई सीरीज में भी है और पैरेलल कनेक्शन भी आपने किया हुआ है। तो टोटल यहाँ पे आपका सेल कितना है कि भाई एक हमारी जो रो है इसमें कितना सेल है, एम, तो ऐसे आपकी कितनी रो है, एम जितनी रो है, तो आपका टोटल सेल कितना हुआ, टोटल सेल आपका फाइंड आउट होगा एम इंटू एन जितना, ठीक है, ओके। तो टोटल ईएमएफ अक्रॉस दी वन रो, टोटल हमको ईएमएफ फाइंड आउट करना अक्रॉस वन रो, ईएमएफ अक्रॉस वन रो कितना आएगा कि भाई आपके पास तो मीन्स के उसका ईएमएफ ई है, ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव ई, और इसका रेजिस्टेंस आर, ऐसा आपने कितना लगाया, एन लगा दिया, तो आपका टोटल मीन्स के ईएमएफ कितना होगा, एन ई होगा। देन आफ्टर ईएमएफ अक्रॉस दी पैरेलल रो, तो देन आफ्टर आपको ये पैरेलल के लिए आपको फाइंड आउट करना है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने देखा था कि भाई ईएमएफ की वैल्यू में कोई चेंज हो रहा था, नहीं हो रहा था, तो कितना आएगा, एन ई जितना ही आएगा ना, बट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ईएमएफ अक्रॉस पैरेलल रो रिमेन अनचेंज, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला, ठीक है। सो दैट ईएमएफ अक्रॉस टोटल सर्किट आपका क्या होगा, ईएमएफ अक्रॉस ए बी, मीन्स के आपकी टोटल सर्किट हो गई ए बी इज इक्वल टू क्या है, आपको एन ई मिला, ठीक है, ओके। देन आफ्टर हमको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई टोटल रेजिस्टेंस भी हमको निकालना है। तो आपकी एम
मीन्स के वन रो आपकी है, तो वन रो में आपका सीरीज कनेक्शन किया हुआ है, तो सीरीज का टोटल ईएमएफ रेजिस्टेंस कितना होगा वो आपको निकालना है। इन वन रो सीरीज रेजिस्टेंस इज NR, ठीक है, क्योंकि आपका N रेजिस्टेंस आपने सीरीज में लगाया है इसका, इसलिए उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको क्या मिलेगा, NR मिलेगा, ठीक है। देन आफ्टर आपको APB, ऐसा आपके पास कितनी रो अवेलेबल है, M रो इन पैरेलल, तो उसका रेजिस्टेंस आपको क्या मिलने वाला है, NR अपॉन M मिलेगा। देन आफ्टर आपको R इक्विवेलेंट निकालना है, R इक्विवेलेंट, तो NR प्लस M, और ये पूरे का पूरा उसके साथ सीरीज में कॉम्बिनेशन है, तो प्लस R आपको लिखना पड़ेगा। देन आफ्टर आपको पूरी सर्किट का आपको करंट निकालना है ना, तो पूरी सर्किट का करंट I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ आपको क्या मिला, NE, तो NE अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आपको क्या मिला, NR अपॉन M एंड प्लस R। ये M को हम यहाँ पे मिस के क्या कर देंगे, LCM कंसिडर कर देंगे, तो NE अपॉन NR प्लस MR, और M आपका कहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा MN। तो आपके करंट की क्या फॉर्मूला हुई, MNE अपॉन NR प्लस MR। आपको करंट क्या करना है, आपको करंट मैक्सिमम करना है, ठीक है। ए वाली सर्किट में आपको करंट मैक्सिमम करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई ये जो आपका डिवाइड है, डिवाइड को आपको मिनिमम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपकी कोई ऐसी कंडीशन अवेलेबल है कि भाई ए वाली जो सर्किट है इसमें आपको करंट मैक्सिमम करना है, क्यों, क्योंकि आपको AC यहाँ पे लगाना है, तो AC मीन्स कि आपकी जो AC और रेफ्रिजरेटर होती है, तो इसमें आपकी करंट की वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे करंट की वैल्यू आपको मैक्सिमम करनी है, ऐसे आपकी कोई एक रिक्वायरमेंट है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लिख देता हूँ, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, ओके। तो ऐसे आपकी कंडीशन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, NR प्लस MR को आपको स्मॉलेस्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, व्हेन NR प्लस MR इज टू बी स्मॉलेस्ट, जब इसकी वैल्यू स्मॉलेस्ट होगी तब आपके करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, ओके। तो मैं यहाँ पे NR प्लस MR लिख देता हूँ, ठीक है, और मैंने उसका स्क्वायर कर दिया। देखिए भाई, उसका आप स्क्वायर करेंगे तो उसका इक्वेशन आपको क्या मिलेगा, N स्क्वायर R स्क्वायर मिलेगा, देन आफ्टर प्लस M स्क्वायर R स्क्वायर, एंड देन आफ्टर प्लस 2NR MR, आपको ऐसा इक्वेशन मिला, ठीक है। बट मैं क्या करता हूँ, देखिए कि भाई मुझे यहाँ पे मैंने ऐसा लिख दिया, ये तो आपका इक्वेशन हो गया, NR प्लस MR का स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे NR माइनस MR का स्क्वायर ऐसे मैंने लिख दिया, और यहाँ पे मैंने 4 कर दिया, 4 NR MR। तो कोई प्रॉब्लम होगा, देखिए यहाँ पे उसका आप सेपरेशन पा लिए, तो उसका सेपरेशन आपको क्या मिलेगा, N स्क्वायर R स्क्वायर प्लस M स्क्वायर R स्क्वायर और माइनस 2MR NR, और यहाँ पे आपने क्या लिखा है, प्लस लिखा है, प्लस 4 NR MR आपने लिखा है। तो देखिए कि भाई ये 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 ही बचेगा ना, तो ये वाला स्टेप आपका वापस आपको मिलने वाला है, N स्क्वायर R स्क्वायर प्लस M स्क्वायर R स्क्वायर प्लस 2NR MR, ठीक है। तो ये स्टेप आपका मिस के यही हो गया ना, ओके। तो NR प्लस MR का स्क्वायर ही हो गया, तो मैं कौन सा इक्वेशन यूज़ करूँगा, इक्वेशन नंबर 2 में यूज़ करूँगा। तो इक्वेशन नंबर 2 में आपको NR प्लस MR की वैल्यू आपको मिस के क्या करनी है, मिनिमम करनी है। तो मैंने क्या कर दिया कि भाई उसकी वैल्यू मैंने मिनिमम करनी है, तो NR माइनस MR इज इक्वल टू मैंने 0 कंसिडर कर लिया। तो ये जो 0 होगा तब इसकी वैल्यू माई मिनिमम होगी, ऐसा मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि भाई NR माइनस MR की वैल्यू जब 0 होगी तब उसकी वैल्यू ऑब्वियसली क्या होने वाली है, मिनिमम होने वाली है ना। अगर इसकी वैल्यू मिनिमम होगी तब आपकी I की करंट क्या होने वाली है, मैक्सिमम होने वाली है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी, आपकी रिक्वायरमेंट थी करंट की वैल्यू आपको मैक्सिमम करनी है। अगर करंट की वैल्यू मैक्सिमम करनी है तो उसका जो डिवाइड का जो पोर्शन है वो क्या करना है, मिनिमम करना है, ठीक है। ओके, तो हमको ये जो है पोर्शन है वो हमको मिनिमम करना है, तो उसका मैंने पहला इक्वेशन लिखा, तो ऐसे आ गया। और इक्वेशन को मैंने ऐसे बना लिया कि NR माइनस MR का परफेक्ट स्क्वायर प्लस 4 NR MR। तो ए वाला इक्वेशन और ए वाला इक्वेशन दोनों सेम ही हुआ, ऐसे मैंने यहाँ पे प्रूव करके आपको बता दिया, ठीक है। ओके, देन आप क्या लिख सकते हो कि भाई जब मेरी वैल्यू मीन्स के NR माइनस MR सेम होगी तो अब आपका जो आपकी जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या होगी, मीन्स के आपका जो NR प्लस MR है वो आपका मिनिमम हो जाएगा। जब वो मिनिमम हो जाएगा तब आपकी करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ओके, तो उसकी वैल्यू हम 0 लिख देंगे,
तो एन आर माइनस एम आर इजिकल्स टू 0 हो जाएगा। तो एन आर इजिकल्स टू आप क्या लिख सकते हो, एम आर आप लिख सकते हो, ठीक है। और इससे आप रिलेशनशिप बना सकते हो, देखिए एन अपॉन एम इज इक्वल्स टू आर अपॉन आर, ठीक है। तो ए वाली कंडीशन में क्या होगा, दिस कंडीशन इज फॉर द मैक्सिमम करंट। तो आपको मैक्सिमम करंट जब निकालनी है तब आपको ए कंडीशन आपको यूज करनी है। दिस इज कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। ओके, तो मैक्सिमम करंट के लिए आपको ये कंडीशन आपको यूज करनी है, ठीक है। ओके, तो देना पर ये जो हमने पूरे जो केस स्टडी की है तो उसके रिगार्डिंग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, इन अ सर्किट देयर इज अ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। तो आपको पहले क्या लिख देना कि भाई गिवन डेटा आपका कौन कौन सा है। गिवन डेटा पहले तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मीन्स के कैपिटल आर इज इक्वल टू 1 ओम दे रखा है। देन आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी स्मॉल आर इज इक्वल टू 4 ओम। तो कैसा केस हो गया कि भाई आर इज ग्रेटर देन आर हो गया, ठीक है। तो आपको टोटल कितना सेल दे रखा है, 100 सेल। टोटल 100 सेल आपको दे रखा है। हाउ शुड वी डिवाइड दैट सेल रो एंड कॉलम टू गिव द मैक्सिमम करंट। आपको मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम करंट की जो कंडीशन थी वो क्या थी, हमने अभी स्टडी की, एन आर माइनस एम आर इज इक्वल टू 0 था ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, एन आर इज इक्वल टू एम आर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको क्या फाइंड आउट हुआ था, एन अपॉन एम इज इक्वल टू आर अपॉन आर फाइंड आउट हुआ था, ठीक है। ओके, देन आप हमको पहले यहाँ पे क्या लिख देना कि आपके पास टोटल सेल कितना है। तो एम क्रॉस एन इज इक्वल टू आपके पास 100 सेल अवेलेबल है। ओके, तो इन दोनों में से आपकी कौन सी वैल्यू आप जानते हो, आर की वैल्यू जानते हो और ए आर की वैल्यू भी आप जानते हो। और देन आप आपको कोई भी एक एन क्या बताती है, एन आपके बताते हैं कि भाई 1 रो में आपका इसके कॉलम कितना है। और एम क्या बताती है, नंबर ऑफ रो बताती है। तो पहले ए वाली जो इक्वेशन है ना, तो ए वाली इक्वेशन में से आप कोई भी एक को सब्जेक्टिव बना दीजिए, क्या आया। ओके, तो आप मिस के यहाँ पे एम को सब्जेक्टिव बना दीजिए। तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 अपॉन एन हो जाएगा। तो और ए एम की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो एन अपॉन 100 अपॉन एन इज इक्वल टू आर अपॉन आर। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, एन स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू आर की वैल्यू बोलिए 1 और ए आर की वैल्यू क्या है, 4 आया, ठीक है। ओके, और 100 को आप यहाँ पे ले आए तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 4 इज इक्वल टू 25। तो एन इज इक्वल टू आपका आंसर क्या आएगा, 5। चल रहा है, तो एन इज इक्वल टू आपका 5 है। तो आपको क्या मालूम पड़ा कि भाई एक जो हमारी रो है तो इसमें नंबर ऑफ सेल कितना होगा, 5। आपकी 1 रो है तो इसमें नंबर ऑफ सेल आपका 5 रखना है। देन पर आपको कितनी ऐसी रो बनानी है, तो आपको रो कितनी बनानी पड़ेगी, देखिए कि भाई आपका इक्वेशन एम एन इज इक्वल टू 100 था, इसमें से आप एन इज इक्वल टू आप 5 पुट कर दीजिए। तो एम 5 इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो एम इज इक्वल टू आपको मिलेगा 100 अपॉन 5 इज इक्वल टू 20। तो आपको ये 20 क्या मिली, रो। देन पर ये एन का आपको मिला, कॉलम मिला, ठीक है। ओके, तो आपने जो एक रो में अपने सीरीज को आपको सीरीज सेल आपको कितना लगाना है, 5। और ऐसे आपको रो कितनी बनानी है, 20 रो आपको बनानी है। देन आप दूसरा प्रॉब्लम देखिए, वोल्टेज इज रिक्वायर। आपको एक वोल्टेज की एक रिक्वायरमेंट आपको दे रखी है कि भाई 12 वोल्ट की है और करंट इज रिक्वायर्ड द 10 एम्पियर। देन हाउ मच द मनी सेल इज रिक्वायर्ड टू मेक बैटरी अरेंजमेंट। आपको खुद आपको बैटरी की अरेंजमेंट आपको करनी है कि भाई आप कितना सेल आप सीरीज में लगाएंगे और कितना सेल आप पैरेलल में लगाएंगे, तब ये आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाइड होगी। तो आपके पास जो बैटरी है ना, तो उसकी ईएमएफ की वैल्यू 1.5 वोल्ट आपको दे रखी है। ओके, देन आप तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको कितना दे रखा है, 0.2। तो मैं गिवन डेटा में पहले लिख देता हूँ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर इज इक्वल टू 0.2 दे रखा है और इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 1 ओम। तो ये भी आपकी कौन सी कंडीशन हो गई, ये 1 ओम है, 1 ओम। तो ये भी आपकी कौन सी कंडीशन हो गई कि भाई आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है इज लेस देन स्मॉल आर, ठीक है। ओके, देन आपकी पहले तो आप ये देखिए कि भाई आपकी जो ईएमएफ की वैल्यू है, वोल्टेज की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 12 वोल्ट की वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। तो आपका जो नंबर ऑफ सेल जिसके जो एम एन होगा, तो एम एन आपका क्या होगा, टोटल सेल होगा। तो टोटल सेल एम एन इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 12 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि भाई आपके पास मिसके एक रो में आपके पास एन सेल अवेलेबल थे और ऐसी आपके पास एम रो अवेलेबल थी।
तो आपके पास पोटेंशियल मीन्स के कितना रहता था, सेम ही रहता था ना, वन रो के पास जितना था इतना ही पैरेलल कंडीशन में आपका क्या रहता था, सेम पोटेंशियल आपका रहता था। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम m क्रॉस n लिखेंगे तो उसका वैल्यू क्या आने वाली है, 12। ओके, देन आफ्टर आपको मालूम है कि भाई एक जो आपकी रेजिस्टेंस एक आपकी EMF की वैल्यू क्या हो सकती है, 1.5 हो सकती है, कितनी, 1.5। तो n इज इक्वल टू आप आसानी से निकाल सकते हो। तो आपकी एक वन रो है, वन रो, तो वन रो में आपका EMF कितना आता था, टोटल EMF NE आता था ना। ओके, तो NE आपका टोटल EMF आता था और एक EMF की वैल्यू आपको दे रखी है 1.5 और टोटल आपको चाहिए 12। तो 12 अपन आप क्या करेंगे, 1.5 इज इक्वल टू आपको n इज इक्वल टू आपको क्या मिलने वाला है, 8 मिलने वाला है। ठीक है, देन आफ्टर आपको करंट I इज इक्वल टू इक्वेशन क्या था, MNE अपॉन NR प्लस MR, ऐसा आपका इक्वेशन था। तो इसमें आपको करंट कितनी चाहिए, मैक्सिमम 10 चाहिए ना, आपको करंट मैक्सिमम 10 चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया। और यहाँ पे आप NE क्या लिख सकते हो, NE आप यहाँ पे टोटल NE आप लिख सकते हो 12, क्योंकि NE इज इक्वल टू आप लिख सकते हो ना 12। ओके, तो मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया। तो M इंटू NE के बदले 12, देन आफ्टर NR, तो NR आप क्या लिख सकते हो, NR। ओके, तो NR आप देखिए कि भाई आपके पास मीन्स के कितना N अवेलेबल है, 8, और उसका R कितना अवेलेबल है, 1। तो NR इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 8 इंटू 1, सो दैट 8। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8। देन आफ्टर MR, तो M की वैल्यू तो आपको निकालनी है और कैपिटल R की वैल्यू आपको दे रखी है 0.2। देन आफ्टर हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे। ठीक है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ पे क्या फाइंड आउट हो जाएगा, 10 इंटू 8 इज इक्वल टू 80। देन आफ्टर M इंटू 0.2 इंटू 10 इज इक्वल टू 2। ओके, और इज इक्वल टू M इंटू 12। तो देखिए एक 2M है, इसको हम इसे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 80 इज इक्वल टू 12M माइनस 2M, तो 80 इज इक्वल टू 10M होगा। तो M इज इक्वल टू कितना आएगा, 8। कह रहा है तो आपको कितनी रो चाहिए, ऐसी 8 रो चाहिए, और वन रो में आपका सेल कितना होना चाहिए, 8 सेल होना चाहिए। तो टोटल सेल आपका कितना फाइंड आउट होगा, MN इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64। तो आपको 64 सेल की रिक्वायरमेंट है। आपको वन रो में ये 8 सेल आपको सीरीज में लगाना है और ऐसे आपको 8 रो बनानी है। ठीक है, आप ए नहीं लिखेंगे ना तब भी चलेगा कि भाई आपको ऐसे आपको मालूम पड़ेगा कि भाई एन इज इक्वल टू आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, 12/1.5 आपके पास टोटल वोल्ट की रिक्वायरमेंट है 12 वोल्ट, तो एन इज इक्वल टू 12 होगा। ओके, और 1.5 एक सेल की EMF की वैल्यू है, तो ऐसा आपको 8 सेल आपको मिल गया कि भाई वन रो में आपको 8 सेल लगानी है। तो ऐसे कितनी रो आपको बनानी है वो करंट की इक्वेशन से आपको मालूम पड़ जाएगा। तो इसकी भी वैल्यू कितनी आई, 8, सो दैट 8 इंटू 8 64 की रिक्वायरमेंट है।